बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे हम कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, साथ ही साथ लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। जब हम किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस जब हमें शेयर करना होता है किसी के साथ में, 10-15 सेंटेंसेस कंटिन्यूसली जब हमको बोलने पड़ते हैं तो 2-3 सेंटेंस बोल के रुक जाते हैं। वो रीजन इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अटक क्यों जाते हैं जब पूरी अंग्रेजी आती है तो। और साथ ही साथ बहुत सारे डेली यूज के हम सेंटेंसेस भी सीखेंगे यहाँ पर, जो कि आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सेंटेंस का लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड्स का प्लेसमेंट याद हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर बोला जा रहा है। ऑलराइट, तो कम से कम 2 बार रिपीट करिएगा हर सेंटेंस को मेरे साथ। तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफी? 2 दोस्तों के बीच में बात चल रही है। द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्तों के बीच में तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफी? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, टी और कॉफी? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, ज्यादा क्या पसंद है, राइट? द मोस्ट मतलब ज्यादा। ओके, दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, व्हाट डू यू प्रेफर मोर, टी और कॉफी? व्हाट डू यू प्रेफर, प्रेफरेंस का मतलब भी है पसंद होना, लाइक होना। व्हाट डू यू प्रेफर मोर, टी और कॉफी? What the point? Now look at the next sentence. न चाय पसंद है ना कॉफी, बल्कि मुझे दूध पसंद है। न चाय पसंद है न कॉफी, बल्कि मुझे दूध पसंद है। Neither tea nor coffee. Neither I like tea nor coffee. Neither I like tea nor coffee. या neither और nor मतलब ना ऐसा पसंद है ना वैसा पसंद है। Neither tea nor coffee. I actually like milk. अब देखिए, इससे मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि ग्रामर का हम इस्तेमाल केवल ऐसी कंडीशन में करना चाहिए हमको जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बिना ग्रामर के रंग नहीं भर रहा है, कि मजा नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस को दिक्कत कहां पे आती है, लोग क्या करते हैं कि पूरा एक उनके माइंड में ख्याल आता है, पूरे के पूरे ख्याल को ग्रामेटिकली बोलने की कोशिश करते हैं, 2-3 सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बोले ही नहीं जाने हैं उस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, नीदर टी नो कॉफी। इसमें ग्रामर जरूरी है, इसको अलग बोल दिया, और ये इंडिविजुअल सेंटेंस है आगे का, आई एक्चुअली लाइक मिल्क। नीदर आई लाइक टी नॉर कॉफी, आई एक्चुअली लाइक मिल्क। लेकिन अगर मैं ये दोनों के दोनों सारे के सारे सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में फिट करने की कोशिश करूंगा ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके, तो अटक जाएंगे। तो ये चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? ये चीजें हमें तब पता चलेंगे जब हम दूसरे लोगों को अंग्रेजी बोलते सुनेंगे, पूरा सेशन देखेगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। जबरदस्ती की ग्रामर जब हम घुसाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और हिंदी को जब ट्रांसलेट करते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला सेंटेंस आप देखिए, आपका दोस्त होने के नाते एक सलाह दे रहा हूं। जैसे कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि मुझे दूध पसंद है, तो उसका दोस्त कह रहा है कि आपका दोस्त होने के नाते एक सलाह दे रहा हूं। बीइंग योर फ्रेंड, आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस। बीइंग योर फ्रेंड यानी कि आपका दोस्त होते हुए, बी मतलब है होना, और आईएनजी और लगा दिया है, होते हुए। हूं मैं, ये अवस्था है मेरी, आई एम योर फ्रेंड। बीइंग योर फ्रेंड, आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस। या फिर एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, बहुत इजी वर्जन है, एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, यानी दोस्त हूं, दोस्त के नाते आई एम टेलिंग यू, आपको बता रहा हूं मैं एज अ फ्रेंड। क्या बता रहा है वो? कि आजकल का दूध पीने लायक नहीं है। आजकल का दूध पीने के लायक नहीं है। Nowadays the milk is not worth drinking. worth का मतलब है किसी चीज के लायक होना। So nowadays the milk is not worth drinking. दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, nowadays the milk is not drinkable. Nowadays the milk is not suitable for drinking. तो जो 3 स्ट्रक्चर हमने यूज किए, समझने वाली बात ये होती है कि बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, 15-20 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी सेंटेंस आप चूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। Got the point? Look at the next sentence now. पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बनता है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बनता है। The nowadays milk is not drinkable. पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बनता है। Who knows? पता नहीं, क्या पता, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है हिंदी में, क्या पता, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है who knows, कौन जानता है। वो अपने आप में है, उसका बोलने का तरीका है who knows what all chemicals it is made with. Who knows what all chemicals it is made with? पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बना है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं who knows what all chemicals it is made of. ऑफ का भी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, विद की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। who knows what all chemicals it is made of. तीसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं who knows what all chemicals are in it. what all chemicals are in it. तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। एक भावना को व्यक्त करने की अगर बात होगी तो 15-20 आपके पास में ऑप्शंस होंगे, लेकिन अगर आप ये सारे शब्दों का ट्रांसलेशन करेंगे तो एक ही ऑप्शन होगा, और
15% इंग्लिश है जो कि ट्रांसलेट की जा सकती है, बाकी 85% इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, और हम 85% इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए अटक जाते हैं, राइट। एक दो सेंटेंस ट्रांसलेट हो पाता है, वो 15% पार्ट है। तो 85% इंग्लिश को बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है, हिंदी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो अटकते रहेंगे। सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन में क्या बोला जा सकता है, ये चीज सीखने की है। इनको कैसे बोलना है इंग्लिश में, ये चीज नहीं सीखनी है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा, जैसे कि नाउ अ डेज द मिल्क इज नॉट ड्रिंकेबल, आजकल का दूध पीने लायक नहीं है, फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। अब कुछ एक इडियम फ्रेजेस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमको। इट विल डू मोर हार्म देन गुड, इट विल डू मोर हार्म देन गुड, ये अपने आप में रेडीमेड फ्रेज है कि फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, इट विल डू मोर हार्म देन गुड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। खासकर त्योहारों के सीजन में दूध के नाम पे केमिकल बिकता है, त्योहारों के सीजन में दूध के नाम पर केमिकल बिकता है, नाम पर यानी कि इन द नेम। देखिए पूरा सेंटेंस लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, यानी जब सीजन चल रहा होता है दौरान, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन दे सेल प्योर केमिकल इन द नेम ऑफ मिल्क, दे सेल प्योर केमिकल इन द नेम ऑफ मिल्क। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। त्योहार वाले दिन हर कोई 3 गुना दूध खरीदता है, त्योहार वाले दिन हर कोई 3 गुना दूध खरीदता है। एवरीवन बाइज 3 times द अमाउंट ऑफ मिल्क ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, यानी कि 3 गुना खरीदता है, 3 times 3 गुना खरीदता है। क्या खरीदता है? अमाउंट ऑफ मिल्क। अमाउंट मतलब क्वांटिटी है, अमाउंट का मतलब पैसे नहीं है यहाँ पर। एवरीवन बाइज 3 times द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। व्हाट इट नाउ, कि हर कोई 3 गुना अमाउंट या क्वांटिटी में अब दूध खरीदता है फेस्टिवल वाले दिन। एवरीवन बाइज 3 times द क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुमने कभी सोचा है इतना दूध अचानक से कहां से आ जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि फेस्टिवल वाले दिन इतना सारा दूध कहां से आ जाता है? हलवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में भी 3 गुना खरीदा जा रहा है, तो वो एक दिन पे अचानक से दूध आता कहां से? इसी एक्सप्रेशन को कहना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब सिचुएशन समझ जाएंगे तो। क्या तुमने कभी सोचा है? हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर गिवन इट ए थॉट, हैव यू एवर गिवन इट ए थॉट। ये भी स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। हैव यू एवर गिवन इट अ डीप कंसिडरेशन, हैव यू एवर गिवन इट अ डीप कंसिडरेशन। और भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। सारे के सारे एक्सप्रेशन यही हैं कि आपने कभी गंभीरता से विचार किया है, राइट। सो हैव यू एवर वंडर्ड सडनली वेयर ऑल दैट मिल्क कम्स फ्रॉम, सडनली वेयर ऑल दैट मिल्क कम्स फ्रॉम, वो सारा दूध, वेयर ऑल दैट मिल्क, वेयर कहां से, ऑल दैट मिल्क कम्स फ्रॉम। क्या आपने कभी ये सोचा है? हैव यू एवर थॉट वेयर ऑल दैट मिल्क कम्स फ्रॉम, वो सारा दूध कहां से आता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारे पड़ोस में एक आंटी ने भैंस पाल रखी है। अब बंदा जो है सफाई दे रहा है कि मैं तो हलवाई से या डेयरी से लाता ही नहीं हूँ, हमारे पड़ोस में एक आंटी ने भैंस पाल रखी है। देयर इज एन आंटी नियर माय हाउस, देयर इज एन आंटी इन माय नेबरहुड, ऐसे भी आप कह सकते हैं। देयर इज एन आंटी इन माय नेबरहुड हु रेजेस बफेलो। जो देखिए रेजेस जो शब्द है ना, वो स्पेशली पशुपालन के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है नेटिव इंग्लिश में। तो रेजेस मतलब है पालना, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। सो देयर इज एन आंटी इन माय नेबरहुड हु डज बफेलो फार्मिंग, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं देयर इज एन आंटी नियर माय हाउस हु हैज अ बफेलो, जिसके पास भैंस है। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब वो भैंस का दूध निकाल रही होती है, जब वो भैंस का दूध निकाल रही होती हैं, बिल्कुल शब्दों के ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ना है। व्हेन शी इज मिल्किंग द बफेलो, व्हेन शी इज मिल्किंग द बफेलो, जब वो भैंस का दूध निकाल रही होती है। किसी भैंस का दूध निकालना मतलब मिल्क करना, मिल्किंग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं सामने जाके बैठ जाता हूँ। जब वो भैंस का दूध निकाल रही होती है, मैं सामने जाकर बैठ जाता हूँ। आई गो ओवर देयर एंड सिट नियर बाय। अब देखिए, आई गो ओवर देयर एंड सिट इन फ्रंट ऑफ हर। अगर मैं इसका बिल्कुल ट्रांसलेशन करूंगा तो सामने जाकर, यानी कि आई गो ओवर देयर एंड सिट इन फ्रंट ऑफ हर। ऐसे भी आप अगर कहेंगे तो चल जाएगा, हाँ। लेकिन हम जब हिंदी में कह रहे हैं कि मैं सामने जाके बैठ जाता हूँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं वहां प्रेजेंट होता हूँ, बिल्कुल मुंह पे नहीं बैठता हूँ उनके जाके। गेटिंग माय पॉइंट? शब्दों का ट्रांसलेशन से थोड़ा सा ऊपर उठना है, नहीं तो एक्सप्रेशन बदल जाएंगे इंग्लिश में। सो व्हेन शी इज मिल्किंग द बफलो, जब वो मिल्किंग कर रही होती है, आई गो ओवर देयर एंड आई सिट नियर बाय, जाके आसपास बैठ जाता हूँ। आई मेक श्योर टू स्टे अराउंड। व्हेन शी इज मिल्किंग द बफेलो, आई मेक श्योर टू स्टे अराउंड, आसपास रहने की कोशिश करता हूँ। आई मेक श्योर टू स्टे अराउंड, ये भी आप कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन हमें प्योर दूध मिल जाता है। ये प्योर है, पूरे नहीं है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन हमें प्योर दूध मिल जाता है। ऑल्दो यानी कि हालांकि, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, एक्सप्रेशन है वो, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे ऑल्दो।
ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, हालांकि टाइम लगता है, ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम बट वी एंड अप गेटिंग द होल मिल्क। वी एंड अप गेटिंग द होल मिल्क का मतलब है जैसी उसकी अवस्था। देखिए होल मिल्क और प्योर मिल्क में बस इतना सा फर्क है, होल मिल्क जैसा भैंस ने दिया पूरा का पूरा हम ले आए, सारा क्वांटिटी नहीं, होल मिल्क मतलब जो उसमें फैट, जो उसके अंदर प्रोटीन, सारी की सारी जो उसकी गुणवत्ता थी, वी गॉट द होल मिल्क, जैसी अवस्था थी उस कंडीशन में ले आए। प्योर जब हमने इंडिकेट किया तो प्योर मिल्क हमको मिल जाता है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया गया। व्हाट द पॉइंट? तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम बट वी एंड अप गेटिंग द प्योर मिल्क, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम बट वी मैनेज टू गेट द प्योर मिल्क। ऐसे भी आप कह सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं कैसे कैसे, वी मैनेज टू गेट द प्योर मिल्क। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुमने कभी भैंस का दूध निकाला है? क्या तुमने कभी भैंस का दूध निकाला है? हैव यू एवर मिल्क्ड अ बफेलो? हैव यू एवर मिल्क्ड अ बफेलो? देखिए वहां मिल्किंग है, जैसे कि मैं भैंस का दूध निकाल रहा हूं, आई एम मिल्किंग द बफेलो। क्या तुमने कभी निकाला है? हैव यू एवर मिल्क्ड अ बफेलो? राइट। तो बहुत सारे हमारे पास में वेरिएशन है, बस देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कम्युनिटी में समय बिताना। सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश नहीं करनी है इन द बिगनिंग, शुरुआत में बिल्कुल सेंटेंसेस को नहीं बनाना है, और एक सेंटेंस से कभी भी ग्रामर समझने की कोशिश नहीं करनी है, वरना इतने कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन होंगे, बीच में छोड़ देते हैं ज्यादातर लोग। सुनते चले जाइए, जो समझ आ रहा है अडॉप्ट करिए, जो समझ नहीं आ रहा आगे के लिए छोड़ दीजिए। जब आप कम से कम 1 महीना एनवायरनमेंट में बिताएंगे, कम से कम 2 4 5 हज़ार सेंटेंसेस सुन चुके होंगे, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जो सेंटेंसेस सुनेंगे वो हर सेंटेंस का लॉजिक ग्रामर समझ में आ रहा होगा। फिर स्टार्टिंग होती है बोलने की। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ग्रामर सीखी और उस ग्रामर को अप्लाई करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं और सेंटेंसेस बना के बोलने की कोशिश करते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी, कभी नहीं, जैसे कि सामने वाला बंदा पूछ रहा है हैव यू एवर मिल्क्ड अ बफेलो? क्या आपने कभी भैंस का दूध निकाला है? सामने वाला कह रहा है कि कभी नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला, लेकिन मैंने बचपन में भैंस की सवारी बहुत करी है। नेवर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मतलब नेवर। दो, फिर भी, ऑल्दो भी कह सकते हैं, ऑल्दो, हालांकि, हाउ एवर भी कह सकते हैं, हाउ एवर आई हैव रिटन टू मच ऑन बफेलो इन माई चाइल्डहुड। देखिए यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, एक सफाई दी जा रही है कि भले मैंने भैंस का दूध निकाला नहीं है लेकिन मजे बहुत कर रहे हैं, तो वो सफाई को पेश करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, आई हैव नेवर मिल्क्ड अ बफेलो, मैंने कभी दूध निकाला तो नहीं है। ऑल्दो, दो, हाउ एवर, स्टिल, स्टिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती का इस्तेमाल होगा, बट काम कर जाएगा। स्टिल आई हैव रिटन टू मच ऑन बफेलो इन माई चाइल्डहुड। तो ये सारी चीजें समझने के लिए कम से कम 2 3 बार सेशन को आप देखिए, और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको एटमॉस्फेयर की जरूरत है देन यू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस। वहां पर हम सबसे पहले आपको अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, वहां पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, लाइव सेशन होते हैं शाम को, वहां पे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, दूसरे लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं। 1 2 घंटा सेशन में बैठेंगे, 150 200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, ऑटोमेटिकली उनको अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन। यही एक तरीका है, ग्रामर के रूल अप्लाई करके इंग्लिश बनाने की कोशिश नहीं करनी है, स्पेशली इन द बिगिनिंग। ऑलराइट, तो इस सेशन के बारे में फीडबैक दे दीजिएगा कि सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल था या नहीं था, और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।